जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए एनसीसी में वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन आएगा, बगल में छोटी घंटी होगी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीसी के द्वारा लेटर लिखा गया है 22 मई 2024 को, और यहाँ पर 7 सैनिक जिला सैनिक बोर्ड हैं उनको ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पे जो प्रपोजल इनका है, प्रपोजल ऑन हायरिंग ऑफ पीएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट इंस्ट्रक्टर पीआई स्टाफ और एनसीसी यूनिट। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने इसको अप्रूवल किया है 14 मार्च 2024 को, और यहाँ पर जो प्लान है उनका उसके बारे में बताया गया है। कितनी यूनिट से हैं, मेजर यूनिट से हैं और कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट जो पीआई स्टाफ की पड़ी है उसके लिए पूर्व सैनिकों को यहाँ पर हायरिंग किया जा रहा है। यहाँ पर जो एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर सर्विंग सोल्जर भी रहेंगे, लेकिन पूर्व सैनिकों को भी लिया गया। यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया, वो मैं आपके आगे बताऊँगा। अभी प्रपोजल ऑन हायरिंग ऑफ पीएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट इंस्ट्रक्टर पीआई स्टाफ ऑन एनसीसी यूनिट, यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई है। लेटर नंबर का हवाला दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेंशन प्लान ऑफ 60 माइनर एनसीसी यूनिट आर्मी विल बी अपग्रेडेड एंड 148 मेजर यूनिट आर्मी विल बी स्टैंडर्डाइज्ड टू ऑप्टिमाइज्ड मेजर यूनिट ऑफ 7 कंपनीज एंड 24 ट्रूप्स ईच इसमें होना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एक यूनिट है जिसमें कि 8 जेसीओ होंगे, 18 एनसीओ होंगे, पीआई स्टाफ होगा, और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को जो लिया जाएगा उसका रेशियो होगा 40 और 60, यानी कि ये सब 40% होंगे और सर्विंग जो एनसीसी के स्टाफ होंगे वहाँ 60% होंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग 3 लाख एडिशनल वैकेंसीज होगी, विल बी एब्जॉर्ब बाय ए टोटल ऑफ 208 एनसीसी यूनिट के लिए। और फिलहाल जो यहाँ पर लिया जा रहा है, मेन पावर को कंप्लीट किया जा रहा है, उसके लिए 777 जेसीओ की रिक्वायरमेंट है और 1511 एनसीओ की रिक्वायरमेंट, यानी टोटल जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 2288 इनकी रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर जो वैकेंसी फिलहाल निकाली गई है, ये निकाली गई है इन NER देयर आर 11 एनसीसी यूनिट्स। NER के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 11 यूनिट्स है, 5 मेजर यूनिट, 6 माइनर यूनिट। आर्मी प्लान टू बी अपग्रेडेड टू ए फुल एनसीसी बटालियन इन फेज 1 करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और यहाँ पर बताया गया है कि वंस अप्रूवल देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ हायर ESM एज पीआई स्टाफ टू दीज यूनिट्स अप्रोक्स 52 ESM जेसीओ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 101 ESM एनसीओ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और ये जो वैकेंसीज निकाली गई है नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत निकाली गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 नागालैंड जो कि दीमापुर में है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। 41 मेघालय बटालियन रिलोकेटेड टूटा यहाँ पर है। 64 आसाम गर्ल्स बटालियन एनसीसी जोरहाट में है। 33 आसाम कॉम्पो रेजिमेंट एनसीसी जोरहाट में है, रिलोकेटेड टू हाफलॉन्ग में है। 12 आसाम जो कि एनसीसी गोलाघाट में है। 11 आसाम गर्ल्स इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जो कि सिवास सागर में है। 15 त्रिपुरा इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जो कि अगरतला में है। 73 आसाम गर्ल्स जो कि तेजपुर में है, रिलोकेटेड टू कोकराझार। 63 आसाम गर्ल्स बटालियन एनसीसी डिब्रूगढ़ में है और 26 आसाम बटालियन एनसीसी डिगबोई में है। 7 आसाम बटालियन जो कि डुबरी में है। तो यहाँ पर इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेटर लिखा गया है, डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर पब्लिक सर्विस कमीशन शिलोंग को लिखा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है तुई जोल के लिए लिखा गया है, कोहिमा के लिए लिखा गया है, ईटानगर के लिए है, गुवाहाटी के लिए आसाम, मणिपुर के लिए लिखा गया है और अगरतला के लिए लिखा गया है। तो जो भी 7 यहाँ पर
जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सभी में यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पर जो अप्रोक्स रिक्वायरमेंट है जिसमें कि 52 जेसीओ और 101 एनसीओ की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 24 नागालैंड इंडिपेंडेंट, 6 जेसीओ, 12 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। 41 मेघालय बटालियन, 2 जेसीओ, 2 एनसीओ। 64 आसाम बटालियन, 4 जेसीओ, 8 एनसीओ। 33 आसाम कॉम्बो, 6 जेसीओ, 12 एनसीओ। 12 आसाम कंपनी गोलाघाट, 6 जेसीओ, 6 जेसीओ और 12 एनसीओ। 11 आसाम गर्ल्स, 7 जेसीओ और 14 एनसीओ। 15 त्रिपुरा इंडिपेंडेंट, 7 जेसीओ, 12 एनसीओ। 73 आसाम गर्ल्स, 7 जेसीओ, 15 एनसीओ। 63 आसाम गर्ल्स जो कि डिब्रूगढ़ में है, 5 जेसीओ, 9 एनसीओ। 26 आसाम बटालियन डिगबोई में है, 1 जेसीओ और 2 एनसीओ। 7 आसाम बटालियन एनसीसी दुबी, 1 जेसीओ और 3 यहाँ पर एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर बताया गया है 52 जेसीओ और 101 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। ये सम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्ट, यानी कि सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन केस ये सम जेसीओ मीटिंग द क्राइटेरिया आर नॉट अवेलेबल हैविंग सुटेबल एनसीओ विल बी हैड विदाउट एनी लॉस ऑफ एक्चुअली, यानी कि यहाँ पर यदि उनको जेसीओ नहीं मिलती है तो सुटेबल एनसीओ को यहाँ पर लिया जाएगा। पर्सनल हु हैव सर्व इन कैट 1, कैट पी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, रेजिमेंट सेंटर्स इंस्ट्रक्टर या फिर आई ग्रेडिंग इन प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया उनको यहाँ पर प्रेफरेंस। अब यहाँ पर जो कैटेगरी होगी 2 टाइप की होगी, जिसमें कि ये सम जेसीओ होंगे इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि सूबेदार और नायब सूबेदार को लिया जाएगा। दूसरा होगा ये सम एनसीओ इंस्ट्रक्टर जो कि हवलदार रैंक को यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, यानी कि जो एनसीओ ये सम एनसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा, जबकि जो जेसीओ इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में बताया गया कि ये सम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया, तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और यदि एलिजिबल जेसीओ नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल एनसीओ को लिया जाएगा, यानी कि जेसीओ की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर एनसीओ लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन कैट ए, कैट बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर आईक्यू ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन एंड फेयरली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं, यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशन सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर कोर्स, एमएमजी एंड ईजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी, एलजीजी, SC/UI कोर्स, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ATB कोर्स, D&M कोर्स एंड QM कोर्स। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि जेसीओ एनसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, जो भी जेसीओ एनसीओ है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ MACP हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माने जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और MACP नायक सूबेदार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और
एनसीसी में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो जेसीओस के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि एनसीओस के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए, और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है डिसिप्लिन है उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सूटेबल माना जाएगा या अनसूटेबल माना जाएगा, डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईएसएम हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव एडीजी ऑब्लिक डीडीजीएस के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है एडीजी और डीडीजीएस के द्वारा ही, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन एनसीसी एंड इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन क्यूआरस, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग दी फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया। एक है यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन एनसीसी इन दिस सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहाँ इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR13 ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया डिटेल्स। AR14 उसके अलावा ये A45 इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी स्टेबलाइजमेंट, कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भेज दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। और इन एलिजिबल फॉर फर्दर रिटर्नेशन अप टू द इनहैंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन, इस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और conviction by a civil court post the discharge of the individual from the army will render him ineligible for NCC। तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस। इफ द कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिन इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पैनल कोड है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है जीसीओ एनसीओ के लिए जो मेडिकल है सेफ होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोर्ड
टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी, तो यहाँ पर जीसीओ के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है और एनसीओ के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा। अकोमोडेशन आपका ऑन हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या संडे छोड़ करके। तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में, और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके, which may be combined to a maximum of 2 months, that is 8 days 8 स्टेज। तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ईसीएस के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा आपको। पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ये समूल भी रिस्पॉन्सिव फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिस यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इश्यू किए जाएंगे। अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सम व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस, 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको। और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस में मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद। और यहाँ पर हायरिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि द हायरिंग विल बी डिस्टनाइज्ड एंड delegated to be carried out at state director level as per lay down quantitative requirement. The board sequence of hiring is enumerated in 60 paras. तो यहाँ पे बताया गया हायरिंग ऑफ द स्टेट डीजी लेवल पे होगा। नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी released job notification indicating the vacancies at various locations of NCC as the what are the required qualification for the job and age qualification। यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसके अलावा जो भी एक्सेसमेंट से रिलेटेड जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, आर्मी वेटनर्स प्लेसमेंट हैं, जैसे कि DIB या फिर AWPO के माध्यम से आपको बताया जाए कि वैकेंसीज निकल गई है। साथ में जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट NCC की, तो उसमें भी आपको चेक करना होगा। और जो NCC की मेन वेबसाइट है DG हेडक्वार्टर की, तो उस पर भी इससे संबंधित वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताएगा कि जब भी ये वैकेंसीज आएगी तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। NCC डायरेक्टर वेबसाइट पर यहाँ देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जाएगा, जितने भी ये सब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई करते हैं, तो बोर्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर उनका जो है एजुकेशन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिमिट्स, एज, रिलेवेंट एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर होगा, जो कि NCC DG के द्वारा किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा आफ्टर completing all the stage of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate को यहाँ पर चुना जाएगा। और रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी जो कि 20% की होगी, 20%। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर बाय साइनिंग द contact with the state directorate specifying the terms and conditions of their contact including salary, duration, location, responsibility, date of। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा
साइन किया हुआ स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, और जिसमें कि आपकी सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दियर सर्विस एंड अदर इंटाइटलमेंट के बारे में लिखा होगा। अभी यहाँ पर जो इंडक्शन है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइन दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेटेड के बारे में। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है जिसमें कि प्रोबेशन टाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा टाइमलाइन ऑफ हायरिंग ऑफ पीएसएम के बारे में बताया गया है कि जब भी इसकी वैकेंसीज आएगी तो ये पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में। उसके बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 1 से 15 दिन के अंदर सबमिशन का डेट आपको मिलेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग जो होगा 16 से 25 दिन के अंदर होगा। इंटरव्यू होगा 25 से 45 दिन के अंदर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 50 दिन में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 51 से 53 डेज में होगा। उसके अलावा सिलेक्शन प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट 54 से 56 दिन। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट 57 से 59 दिन के बीच में। और इंडक्शन होगा 60 दिन में। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। ये सम को जो है लोकल जो डिस्ट्रिक्ट्स है, लोकल एरिया, उनको दिया जाएगा ज़्यादातर। जिसके नज़दीक पड़ता है उसको प्रेफर किया जाएगा कि उसको लोकल जगह मिले। आगे यहाँ पे बताया गया है कि द ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी यूनिट से affected for expansion are to contact जिला सैनिक बोर्ड and wide publicity to be given in the regards। जो भी ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, एनसीसी यूनिट्स हैं, उनको जिला जो सैनिक बोर्ड हैं उनमें कांटेक्ट करना होगा, वाइड पब्लिसिटी करनी होगी इस चीज़ की। और जब भी इसकी वैकेंसी जो आती है उसके लिए आपको उसके जो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें आप विजिट कर सकते हैं। साथ में जो स्टेट की एनसीसी है उसमें जाके आपको विजिट करके बार बार देखना होगा। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल स्टेट एनसीसी डायरेक्टोरेट वेबसाइट, यानी कि जो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज पर गाइडेंस वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, यानी इंडिविजुअल को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और जो भी स्टेट है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी ये उन्होंने पहले से बताया हुआ है, लेकिन फाइनल जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कब से अप्लाई करना है, उसके लिए इन्होंने बताया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिलीज जॉब नोटिफिकेशन। जब भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज होगा, इंडिकेटिंग द वैकेंसीज एट वेरियस लोकेशंस ऑफ एनसीसी as to what are the required qualification to this job and age qualification। तो जो वेरियस लोकेशंस हैं एनसीसी वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोसीजर रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंट डेट्स विल बी मेंशन्ड, जिसमें कि प्रोसीजर को बताया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट डेट होगी वो भी मेंशन होगी कि कब से कब को अप्लाई करना है। द नोटिफिकेशन विल बी गिवन इन एनी वन हिंदी एंड एनी वन इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर्स। और जो नोटिफिकेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, एंड 2 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स है, जो लोकल न्यूज़पेपर्स है उसमें मिलेगी। द नोटिफिकेशन विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट एनसीसी डायरेक्टर। जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्टेट की एनसीसी डायरेक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। एंड शेयर्ड विद ऑल रेजिमेंट सेंटर एंड आर्मी वेटरन्स प्लेसमेंट सेल। तो जो भी पूर्व सैनिकों से रिलेटेड हैं, रेजिमेंट सेंटर्स हैं, उनमें इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। सच DIAB हैं या AWPO हैं, वहाँ पर भी इन वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा। जो हायरिंग यानी कि जो कॉन्टैक्ट है उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी आपको बताई जाएगी। तो अभी आपको काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अभी आपको वेट करना होगा। ये वैकेंसीज़ के लिए पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम इस तरह से वैकेंसी कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। लेकिन जब भी फाइनल इसका डेट मेंशन किया जाएगा कि इस डेट से इस डेट को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। आपको स्टेट ऑफिशियल
वेबसाइट है जो एनसीसी की, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, और जो भी वेरियस पूर्व सैनिकों से रिलेटेड हैं वहाँ पर, चाहे सीएचएस हो चाहे AWPO है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। रेजिमेंट सेंटर है, उसके माध्यम से भी आपका यदि करेक्शन रहता है आपके साथ के जो सर्विंग कर रहे हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।